हेलो गाइस। इस समय हम लोग गति का ग्राफीय निरूपण पढ़ रहे हैं और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने डिस्टेंस टाइम ग्राफ पढ़ा था। इस लेक्चर में हम लोग वेलोसिटी टाइम ग्राफ पढ़ेंगे। चलिए लेक्चर को यहीं से स्टार्ट करते हैं। वेलोसिटी टाइम ग्राफ, वेग समय ग्राफ विया वीटी ग्राफ, वी फॉर वेलोसिटी और टी फॉर टाइम। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में क्या पढ़ा था कि जो डिस्टेंस था, डिस्टेंस टाइम ग्राफ में डिस्टेंस को हमने वाई एक्सिस पर और टाइम को एक्स एक्सिस पर रिप्रेजेंट किया था। तो हमने बताया भी था कि टाइम जो है, टाइम को हमेशा एक्स एक्सिस पर ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो जब डिस्टेंस टाइम ग्राफ था तो हमने टाइम को एक्स एक्सिस पर और वाई एक्सिस पर डिस्टेंस को रिप्रेजेंट किया था। यहाँ पर वेलोसिटी टाइम ग्राफ है तो टाइम को फिर से एक्स एक्सिस पर ही और वेलोसिटी को वाई एक्सिस पर रिप्रेजेंट करेंगे। अब क्योंकि मोशन में हम लोगों ने पढ़ा है यूनिफॉर्म मोशन और नॉन यूनिफॉर्म मोशन, तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो हमारा ग्राफ होगा अलग होगा, नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो अलग होगा। तो चलिए दोनों मोशंस के लिए हम लोग ग्राफ पढ़ते हैं। फॉर यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन यानी कि एक समान गति। एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ क्या होगा? एक समान गति के लिए वेग समय ग्राफ हमारा ये है, यानी कि जो वेग है वो कांस्टेंट रहेगा। वेग जो है वो कांस्टेंट रहेगा। अगर वेग कांस्टेंट है तो एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। एक्सीलरेशन क्या होगा? जीरो होगा। वेग में ना तो कोई वृद्धि हो रही है और ना ही कोई कमी हो रही है। तो यूनिफॉर्म मोशन के लिए जो ग्राफ होगा वो क्या होगा? टाइम एक्सिस के समांतर एक सीधी रेखा होगी, क्योंकि वेग हमारा ना तो घटेगा और ना ही बढ़ेगा। वेग क्या है? एक समान है, मीन्स एक्सीलरेशन क्या है? जीरो। वेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। तो वेग परिवर्तन इसमें हो ही नहीं रहा है, यानी कि त्वरण क्या है? जीरो है। तो उसके लिए जो हमारा कर्व होगा वो ये होगा। चलिए सेकंड पार्ट को देखते हैं, फॉर नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी ग्राफ कैसा हो? मीन्स यहां पर क्या है? असमान गति है। तो असमान गति होने का क्या मतलब है? वेग बढ़ भी सकता है, वेग घट भी सकता है, या वेग घट बढ़ दोनों हो सकता है। तो कुल इसमें तीन कंडीशन अराइज होंगी। पहला क्या? फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन। पॉजिटिव एक्सीलरेशन, पॉजिटिव का मतलब क्या? वेग बढ़ रहा है। पॉजिटिव का मतलब क्या? वेग बढ़ रहा है। अब एक्सीलरेशन है, एक्सीलरेशन में क्या होगा? और ये किसके लिए हम लोग पढ़ रहे हैं? नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए। तो फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन, एक्सीलरेशन क्या है? कांस्टेंट है और कैसा है? धनात्मक है। तो त्वरण नियत है और कैसा है? धनात्मक है। इसका मतलब है कि जो वेग है वो एक नियत दर से बढ़ रही है। अब अगर वेग एक नियत दर से बढ़ रही है तो उसके लिए जो हमारा कर्व होगा, जो वीटी ग्राफ होगा, वो कुछ इस तरह से होगा। वो कैसा होगा? वो एक सीधी रेखा होगा और उसका समय अक्ष के साथ में कोई ढाल होगा, किसी स्लोप पर होगा। और यहाँ पर देखिए, यहाँ जब टाइम जीरो था तो वेग भी क्या था? जीरो था। जैसे जैसे टाइम बढ़ता गया वैसे वैसे वेग भी क्या हुआ? बढ़ता गया। तो ये किसके लिए कर्व है? फॉर कांस्टेंट पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए। एक्सीलरेशन कैसा है? पॉजिटिव है और कैसा है? कांस्टेंट। सेकेंड पार्ट क्या हो सकता है? यहाँ तो वेग क्या है? एक नियत दर से बढ़ रहा था। फिर क्या हो सकता है? वेग एक नियत दर से घट रहा हो। वेग एक नियत दर से घट रहा हो। अगर वेग एक नियत दर से घट रहा है तो इसका मतलब है कि जो एक्सीलरेशन है वो कैसा होगा? नेगेटिव होगा।
और नियत दर से घट रहा है तो मतलब क्या, एक्सेलरेशन क्या होगा, कांस्टेंट होगा, मीन्स कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट नेगेटिव एक्सेलरेशन है तो उसके लिए जो कर्व होगा वो भी एक सीधी रेखा होगा और वो भी समय अक्ष के साथ में किसी ढाल पर होगा, वो भी समय अक्ष के साथ में किसी ढाल पर होगा। थर्ड पोर्शन, फॉर वेरिएबल एक्सेलरेशन। अब एक्सेलरेशन क्या है, वेरिएबल है, मीन्स वेग कभी बढ़ रहा है कभी घट रहा है। एक्सेलरेशन इन दोनों में कांस्टेंट था, यहाँ पर क्या है, वेरी कर रहा है, कभी वेग बढ़ रहा है कभी घट रहा है। इसका मतलब एक्सेलरेशन भी कभी पॉजिटिव हो सकता है कभी नेगेटिव हो सकता है और कभी जीरो भी हो सकता है। तो उसके लिए कोई निश्चित शेप नहीं होगा, जो वीटी ग्राफ का शेप होगा कुछ निश्चित नहीं होगा। तो कुछ भी जैसा क्वेश्चन में दिया होगा किसी भी तरीके से वीटी ग्राफ वहाँ पर बन सकता है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो वीटी कर्व से हम लोगों को प्राप्त होते हैं। फर्स्ट पॉइंट है एरिया इनक्लोज बिटवीन वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस रिप्रेजेंट्स डिस्प्लेसमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट ओवर ए गिवन टाइम इंटरवल। मीन्स किसी दिए गए समय में वीटी कर्व और टाइम एक्सिस इन दोनों के बीच घेरे क्षेत्र का जो क्षेत्रफल होता है वह उस गतिमान वस्तु का विस्थापन बताता है, उस गतिमान वस्तु का विस्थापन बताता है। चलिए हम लोग यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म मोशन के कर्व के थ्रू इस पॉइंट को समझते हैं। यहाँ हम कर्व प्लॉट कर रहे हैं यूनिफॉर्म मोशन के लिए। ये हमारा वेलोसिटी एक्सिस है और ये हमारा टाइम एक्सिस है। यूनिफॉर्म मोशन के लिए वीटी कर्व कैसा होता है, स्ट्रेट लाइन होता है। वीटी कर्व स्ट्रेट लाइन होता है और वो पैरेलल होता है टाइम एक्सिस के। ये वीटी कर्व हो गया। मान लेते हैं कि ये ओरिजिन है और यहाँ पर जो वेलोसिटी है वो v है। यहाँ वेलोसिटी 0 रही होगी और यहाँ पर वेलोसिटी बढ़ के v हुई है और जो यहाँ से यहाँ तक का टाइम है, जिस टाइम के लिए हम लोग वेलोसिटी की स्टडी कर रहे हैं वो है t। तो यहाँ से यहाँ तक वेलोसिटी कितना है, v है और ये क्या है, टाइम है t। अब हम लोग देखें तो ये मिल रहा है यहाँ पर एक रेक्टेंगल। क्या मिल रहा है, एक रेक्टेंगल। ये पॉइंट हमारा क्या कहता है कि एरिया इनक्लोज बिटवीन वीटी कर्व एंड टाइम एक्सिस। ये वीटी कर्व है और ये क्या है, टाइम एक्सिस है। यह पूरा एरिया क्या है, इन दोनों के बीच का एरिया है। क्या रिप्रेजेंट करेगा, डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। जो यहाँ पर वस्तु गति कर रही है उस गतिमान वस्तु का क्या रिप्रेजेंट करेगा, ये डिस्प्लेसमेंट रिप्रेजेंट करेगा। यानी कि अब जो यहाँ पर रेक्टेंगल मिल रहा है उसकी ये साइड है v और ये साइड कितनी है, t है। ठीक है, ये साइड है v और ये साइड कितनी है, t है। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या हो जाएगा, v इंटू टी, v इंटू टी। ये इसकी लेंथ है और ये इसकी ब्रेथ है। तो लंबाई गुणी चौड़ाई, ये इसका एरिया हो गया। ठीक, फार्मूला क्या है, वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। वेग बराबर दूरी बटे समय, विस्थापन बटे समय। तो यहाँ से डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो जाएगा, v इंटू टी। तो यहाँ पे क्या आया है, v इंटू टी। ये है एरिया ऑफ द रेक्टेंगल और ये क्या है, डिस्प्लेसमेंट। तो
यहाँ पर जो ये क्वांटिटी निकली है हम इस तरह से लिख लें, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो क्या हो जाएगा, v इंटू टी। अगर इन दोनों को हम देखें तो इसका भी राइट हैंड साइड v इंटू टी है, इसका भी राइट हैंड साइड v इंटू टी है, तो लेफ्ट भी इक्वल होगा। मीन्स एरिया ऑफ रेक्टेंगल जो क्या होगा वो होगा d। यही जो एरिया है यही क्या बताएगा, विस्थापन बताएगा। चलिए नॉन यूनिफॉर्म मोशन के लिए हम लोग देख लेते हैं। इसमें 3 कर्व प्लॉट किए हैं आप लोग। तो ये पॉजिटिव एक्सीलरेशन के लिए मान लेते हैं कर्व हमारा ये है, और यहाँ पर ओरिजिन है, वही टाइम एक्सिस, वेलोसिटी, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर वेलोसिटी 0 है, और यहाँ पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, v हो जाएगी। और जो टाइम है, टाइम को भी यहाँ पर हम 0 मान लेते हैं, और यहाँ पर टाइम हमारा हो जाएगा कुल बढ़ के t। ठीक है, यहाँ पर टाइम कुल कितना हो जाएगा, t हो जाएगा। अब यहाँ देखिए जो vt कर्व है वो ये है, जो vt कर्व है वो ये है। मीन्स यहाँ पर जो एरिया मिलेगा vt कर्व और टाइम एक्सिस के बीच का, वो एरिया हमारा ये होगा। वो एरिया हमारा ये होगा, यानी कि यहाँ पर इस एरिया का जो ये क्षेत्र है इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, ये क्या बन रहा है, एक समकोण त्रिभुज बन रहा है, और इसका क्षेत्रफल क्या होता है, ये होगा 1/2 बेस इंटू लेंथ। ये बेस है, ये लेंथ है, इसी को भी हम आगे पीछे लिख सकते हैं। अगर ये लेंथ है तो ये होगा कितना, v, और ये कितना होगा t, हाफ v इंटू टी, हाफ v इंटू टी। तो ये क्या है, हाफ v इंटू टी, यही क्या बताएगा, यही बताएगा डिस्प्लेसमेंट। इसके द्वारा कवर किया गया डिस्प्लेसमेंट बताएगा। फिर नेगेटिव एक्सेलरेशन के लिए देख लें इसी प्रकार से। वेलोसिटी टाइम इस तरह से मान लेते हैं, यहाँ पर वेलोसिटी v था जब हमने उसको देखा, और t टाइम बाद उसकी वेलोसिटी क्या हो गई, 0 हो गई। ये टोटल इसमें टाइम कितना लगा, t, और वेलोसिटी क्या है, v से घटकर 0 हो गया। वेलोसिटी v से घटकर 0 हो गया। तो यहाँ पर ये देखिए, ये यहाँ से यहाँ तक vt कर्व है, ये क्या है, टाइम एक्सिस, इनके बीच का जो क्षेत्र है वो ये है। मीन्स यहाँ पर हमें ये एरिया निकालना है। अगर इसको भी हम इस तरह से एक आयत बना लें ऐसे, तो यहाँ पर वेग v था, फिर यहाँ पर वेग आगे 0 हो गया। अब यहाँ भी हमारा समकोण त्रिभुज ही बन रहा है। फिर वही समकोण त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है 1/2, या सीधे त्रिभुज का भी कह सकते हैं 1/2 आधार गुणे लंब। 1/2 आधार गुणे लंब, ये हमारा v है और ये हमारा t है, तो हाफ v इंटू टी। अगर हम पूरा एक रेक्टेंगल लेते हैं तो एक रेक्टेंगल का क्या है, आधा पोर्शन है, ये भी एक रेक्टेंगल का आधा पोर्शन है। तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया हो जाता v इंटू टी, तो उसका आधा है चूंकि ये, तो हाफ हो गया। ये यहाँ भी पूरे का होता v इंटू टी, तो उसका आधा है, तो यहाँ पर भी इसका क्या हो गया, हाफ हो गया। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि वीटी कर्व और टाइम एक्सिस के बीच जो घिरा क्षेत्रफल होता है वो क्या बताता है, वो उस गतिमान वस्तु का डिस्प्लेसमेंट बताता है। एक पॉइंट ये है। सेकंड पॉइंट भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है, इसको भी देख लें हम लोग यहीं पर। सेकंड पॉइंट क्या है, स्लोप
slope of VT curve represent acceleration of traveling object. अब यहाँ जो VT कर्व का स्लोप है, VT कर्व का जो ढाल है, वो क्या बताएगा? उस ट्रेवल करने वाली या उस गतिमान वस्तु का त्वरण बताएगा। यहाँ पर देखिए, हमने आपको इसमें कर्व जो पढ़ाया था, इस कर्व के लिए क्या बताया था कि एक्सीलरेशन क्या होगा? 0 होगा। एक्सीलरेशन 0 होगा। क्यों 0 होगा? यहाँ पर क्योंकि वेग परिवर्तन क्या है? शून्य है। वेग परिवर्तन शून्य है, तो यानी कि एक्सीलरेशन 0 है। अगर स्लोप देखें इसका जो स्लोप है वो क्या है? स्लोप तो यहीं से रहेगा हमारा टाइम एक्सिस से जो स्लोप है वो क्या है? 0 है। इसका टाइम एक्सिस पर क्या कोई ढाल है? नहीं है, कोई ढाल नहीं है, स्लोप 0 है, तो मीन्स एक्सीलरेशन क्या है? 0। यहाँ आ जाइए, यहाँ पर देखिए इतना स्लोप है, इतना क्या है? स्लोप है। स्लोप को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं tan थीटा से। ढाल को किससे निकालते हैं? tan थीटा से। तो tan थीटा से ढाल निकालते हैं, तो tan थीटा बराबर होता है क्या? tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो यहाँ पर लंब है क्या? ये है। लंब क्या है? ये है। और आधार क्या है? ये है। लंब ये है, आधार ये है, मीन्स लंब v है और आधार क्या है? वो t है। लंब v है, आधार क्या है? t है। v/t ये tan थीटा होता है, और v/t यही है क्या? एक्सीलरेशन है। यही क्या है? एक्सीलरेशन है। त्वरण बराबर क्या होता है? वेग बटे समय। कि वेग परिवर्तन की दर ही तो पढ़ते हैं, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो tan थीटा बराबर हमारा होता है v/t, और v/t ही क्या है? एक्सीलरेशन है। तो हम स्लोप निकाल लें तो क्या मिल जाता है? एक्सीलरेशन मिल जाता है। क्वेश्चंस को पूछे जाते हैं प्रतियोगी परीक्षाओं में भी, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है कि VT ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? 4 ऑप्शन आपको दे देगा। तो VT ग्राफ का जो ढाल होता है वो क्या प्रदर्शित करता है? त्वरण प्रदर्शित करता है। इसी तरह से फर्स्ट वाला जो पॉइंट है इसको भी पूछा जाता है कि VT ग्राफ और समय अक्ष के बीच घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल क्या प्रदर्शित करता है? तो यहाँ भी आप लोग जान गए होंगे क्या प्रदर्शित करता है। ये दोनों पॉइंट्स काफ़ी इम्पोर्टेंट हैं आपके 9th के लिए भी और आगे की क्लासेस के लिए भी। ये दोनों पॉइंट काफ़ी इम्पोर्टेंट है। तो उम्मीद है आज का लेक्चर समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही। अगले लेक्चर में फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए थैंक यू।